हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, ये हमारी बाल विकास एवं मनोविज्ञान की सीरीज चल रही है और मनोविज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को जाकर देख लें। और चलिए शुरू करते हैं। उस वीडियो में हमने इससे पहले वाले वीडियो में 25 क्वेश्चन किए थे और आज हम इसके आगे का करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इसके आगे का, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो यह होता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? तो जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की अवधि होती है, बाल्यावस्था कितनी होती है? 12 वर्ष तक। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल। नेक्स्ट है, विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है। तो विवेचना रहित विचार कौन सी अवस्था होती है? 4 से 7 वर्ष तक। नेक्स्ट है, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट और सुपर टेट सभी के लिए। यह इसको 3 भागों में बांटा गया है, विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है। कौन कौन से शब्द हैं वो 4? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को 4 शब्दों से मिली हुई बताया है, जिनमें है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। आगे है, टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचना ही बुद्धि है, सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। ऐसा कौन कहते हैं? टर्मन। अब अमूर्त विचार क्या होते हैं? अमूर्त विचार जो होते हैं, मूर्त से मतलब होता है जो चीज हम पकड़ सकते हैं, जो जैसे आप सामान्य भाषा में समझ लें, हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर वही होता है जिसको हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं। और ऐसे ही मूर्त चीज क्या होती है? जिसको हम छू सकते हैं। और अमूर्त चीज क्या होती है? जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन सिर्फ सोच सकते हैं। तो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। ऐसा कौन से वैज्ञानिक कहते हैं? तो वह है टर्मन। नेक्स्ट है, स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्टर्न वर्ग के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन कर लेता है। अभी हमने इससे ही रिलेटेड एक और परिभाषा पढ़ी थी जीन पियाजे की। जीन पियाजे क्या कह रहे थे? जब व्यक्ति स्वयं को वातावरण के साथ अनुकूलित कर लेता है, मतलब वातावरण के साथ अनुकूलित कर लेता है, तो उसे बुद्धि कहते हैं। कौन? जीन पियाजे। और स्टर्नबर्ग क्या कहते हैं? बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन कर लेता है, तो इसको वह बुद्धि कहते हैं। कौन? स्टर्नबर्ग। और आगे बढ़ते हैं, बंकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बंकिंघम के अनुसार बुद्धि जो है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। नेक्स्ट है, वेसलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो वेसलर क्या बोलते हैं? वेसलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता है। मतलब सभी को मिला के जो होता है वही बुद्धि है। नेक्स्ट है, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि यानी यांत्रिक बुद्धि, और सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में प्रतिभाशाली बालक आ जाएगा। मूर्त बुद्धि यानी यांत्रिक बुद्धि, इसमें इंजीनियर आ जाएंगे और सृजनशील बालक आ जाएगा। और सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे जो नेता वगैरह होते हैं वो।
तो नेक्स्ट है यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहते हैं? तो यांत्रिक बुद्धि जो होती है मूर्त बुद्धि को कहते हैं, अभी ऊपर पढ़ा था हमने। और चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। सबने अपनी अपनी परिभाषा अलग अलग तरह से बताई है। स्पीयरमैन बोलते हैं कि तार्किक चिंतन करने की योग्यता बुद्धि है। और जीन पियाजे क्या बोल रहे थे? मतलब बच्चे अपने आप को वातावरण के अनुकूल कर लेता है तो बुद्धि है। और स्टर्नबर्ग क्या बोल रहे थे? मतलब नया समायोजन नई परिस्थितियों के साथ समायोजित हो जाता है तो वह बुद्धि है। अब आगे बढ़ते हैं। बाल अपराध बनने का क्या क्या कारण है? तो बाल अपराध बनने के क्या क्या मेन कारण हैं? सबसे पहला है आनुवंशिकता, मतलब जो बच्चों को माता पिता से गुण मिलते हैं। अगर माता पिता गलत काम करते हैं तो बच्चे भी वही दोहराते हैं और फिर वही उनकी आदतों में आ जाता है, समायोजित हो जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना। अगर जैसे कि बच्चे को व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, बच्चा कुछ अपने साथी का खिलौना देखकर अपने माँ बाप से बोलता है कि मुझे भी ऐसा खिलौना चाहिए, और माता पिता के पास ऐसी कोई आर्थिक स्थिति नहीं है कि वे उसको खिलौना दिला सकें, तो बच्चे के मन में क्या आता है? एक गलत विचार आ जाता है और वह अपने उस साथी के खिलौने को कर लेता है चोरी। तो यही हो गया, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर बच्चे में बाल अपराध आ जाता है। एक है शारीरिक दोष। ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। जैसे उनमें कुछ शारीरिक दोष होता है, वे कुछ काम नहीं कर पाते हैं तो उनमें चोरी वगैरह करने की आदत आ जाती है। नेक्स्ट है घर का वातावरण अशांत होना। मतलब अगर घर में ही सब गलत काम करते हैं घर वाले ही, तो बच्चों में भी वैसा ही वातावरण बन जाता है। ये है 5वां नंबर पॉइंट, कुसंगति के कारण। कुसंगति क्या होती है? कुसंगति जैसे संगति मतलब साथ में रहने वाले साथी, और कुसंगति जैसे जो गलत काम करते हैं ऐसी संगत वाले साथियों के साथ अगर बच्चा रहता है तो उसमें कुसंगति हो जाती है और उसमें अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं। वे अपने साथियों से गलत सीख जाता है, गलत काम करना। नेक्स्ट है दादा दादी का अधिक लाड़ प्यार। जैसे घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दादा दादी हो या किसी की माँ हो या किसी के पापा हो, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं। इससे भी बच्चों में कभी गलत असर पड़ जाता है और इसी से वे बाल अपराधी बन जाते हैं। नेक्स्ट है स्तरहीन मनोरंजन। मतलब बच्चे जो है अपने मनोरंजन के लिए अपने जिस एज में है उस एज का ना देख करके और बड़ों की एज का कुछ मनोरंजन करते हैं। इसी तरह से उनमें अपने स्तर की योग्यता से अधिक गुण विकसित हो जाते हैं और वे गलत चीज़ें सीख जाते हैं। नेक्स्ट है माता पिता का गरीब होना। इसका तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं एक बार और नेक्स्ट है पक्षपातपूर्ण व्यवहार। जब बच्चा देखता है कि हमारा एक और भाई बहन है और माँ बाप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे नहीं करते हैं, तो इसके कारण भी उनमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार होने के कारण भी उनमें ऐसी बाल अपराध उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है माता पिता का तलाक आदि। ये भी एक कारण है। जब माता पिता का तलाक, डाइवोर्स वगैरह हो जाता है तो बच्चे को मतलब सही वातावरण नहीं मिल पाता है और वह बाल अपराधी बन जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल अपराधों के उपचार क्या क्या हैं? बाल अपराधों के क्या क्या उपचार हैं? मनोवैज्ञानिक विधि, समाज शास्त्रीय विधि और वैधानिक विधि। ये कैसे सही हो सकते हैं? अच्छे समाज में रहकर, अच्छे साथियों के साथ रहकर, मनोवैज्ञानिक विधि से और वैधानिक विधि से। नेक्स्ट है समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? समस्याग्रस्त बालक में कौन से आ जाएंगे? वे बालक जिनके व्यवहार में कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। जैसे कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशील होना, गृह कार्य करके न लाना और कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना। ऐसा करने से भी बालक में समस्याग्रस्त बालक हो जाता है।
नेक्स्ट है समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक के द्वारा कैसे दूर की जा सकती है। तो यह है शिक्षक को, सबसे पहला है शिक्षक को चाहिए ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाएं और सबसे आगे बिठाएं। जैसे कि सबसे अलग अलग बिठाएं जिससे वे ज़्यादा बातें ना करें और पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेट कर सकें। नेक्स्ट है शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या के कारणों का पता लगाना चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए। जैसे समस्याग्रस्त बालक होते हैं तो शिक्षक को उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसकी उस समस्या का पता लगाकर उसका निदान स्वयं करना चाहिए, ना कि प्रिंसिपल से शिकायत करनी चाहिए और ना ही अभिभावकों से शिकायत करनी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। अब यहाँ घर जाने का मतलब ये नहीं है कि अभिभावकों से शिकायत करना, यहाँ घर जाने का मतलब ये है कि बच्चे की रुचि अरुचि का पता सबसे ज़्यादा होता है घर वालों को, तो उनसे उसके बारे में पूछना कि इसको क्या प्रॉब्लम है, फिर उसका निदान शिक्षक को स्वयं ही करना चाहिए। नेक्स्ट है गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए हैं। तो उन्होंने बताए हैं लोचशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता और केंद्र विमुख। नेक्स्ट है वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए हैं। गुड नहीं गुड, वैज्ञानिक गुड जो हैं गुड, इन्होंने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए हैं। मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मकता और विचारों का सहचर्य, लोचशील और विभिन्न। नेक्स्ट है सृजनशीलता के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो सृजनशीलता के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। मौलिकता, नवीनता, लोचशीलता, विस्तारण करण की क्षमता और विभिन्नता। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कह रहे होंगे ये कैसे आ जाएगा, तो ये इस तरह से दे देता है सृजनशीलता के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। ऑप्शन में 4 रख देगा और उनमें से इनमें से कोई एक उसमें बीच में रख देगा, उसको आपको पहचानना होगा, इसीलिए इसको याद कर लेना। और ऐसे भी दे देगा सृजनशीलता का तत्व कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई 3 दे देगा और एक अलग से लाकर दे देगा, तो वो आपको पहचानना है। तो आप तभी पहचान पाएंगे जब आपने ये याद कर लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सृजनशील बालकों की विशेषता नंबर 1 है जिज्ञासु होते हैं, उनमें हर चीज़ को जानने की आदत होती है, तो उसको जिज्ञासा बोलते हैं। नंबर 2 है सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षा वाले भी होते हैं और सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है और सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। कौन क्या कर रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, वे अपने ही काम पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है। तो यह कथन अरस्तु ने कहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट है बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है। तो बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला घर या परिवार होता है, दूसरा खेल का मैदान और तीसरा स्कूल होता है। तो चलिए आज का वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें और लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर मनोविज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाकर देख लें। और आपके लिए एक और बात, आप जो भी वीडियो में जितना भी देखते हैं उसको एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लिया करें, यानी कि वीडियो को रिपीट कर लिया करें थोड़ा थोड़ा निकाल कर। इससे ये हो जाता है कि आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में कितना रह गया है और इससे रिवीजन हो जाता है और चीज़ें स्थायी हो जाती हैं। तो चलिए, थैंक यू।